अकाउंट की। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है और किसको देख करके बनता है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लेना। अब ये बैलेंस शीट में एक तरफ होती है आपकी लाइबिलिटी, कौन सी तरफ होती है? लेफ्ट साइड लाइबिलिटी होती है और राइट साइड एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स कहाँ जाती है, कौन सी लाइबिलिटीज कहाँ जाती है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आपको क्या नजर आएगा? कैपिटल। क्या क्या नजर आ रहा है? कैपिटल और सभी तरह के रिजर्व्स, जैसे मान लो WCR आ गया, IFR आ गया, या किसी भी तरह का प्रोविजन आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसी भी तरह का प्रोविजन आ गया, ये सारा का सारा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको नजर आती है सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट साइड माइनस में होता है ना वो, तो इसलिए वो इसको लाइबिलिटी हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर दी होती है आपको यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगी। क्या क्या होंगी? बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, और क्या क्या हो सकती है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सर ये एक ऐसा फंड है जो आउटसाइड लाइबिलिटी में ट्रीट होता है, इसको रिजर्व में हम लोग नहीं लाते। लोन, कोई भी लोन हो सकता है, पार्टनर के लोन को छोड़ करके, जैसे पार्टनर्स रिलेटिव लोन, पार्टनर्स रिलेटिव लोन। फिर आता है पार्टनर्स का रिलेटिव का लोन आता है, और कई सारी आइटम्स आते हैं इसके अंदर, सारी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब एक चीज और दी होती है, उसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज में हम लोग नहीं डालेंगे। मैं इससे पहले लिख लेता हूँ, ऊपर ऊपर आता है पार्टनर्स लोन। कहाँ आता है? पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये पार्टनर्स लोन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब असेट साइड में क्या क्या आता है? सबसे पहले असेट साइड में हम लोग लिख लेते हैं बैंक आता है। ठीक है, और हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस आते हैं। क्या आते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नाम लिख देता हूँ, ज्यादातर जो देखने को मिलता है PNL लॉस, PNL डेबिट नजर आता है आपको, या PNL सस्पेंस के नाम से नजर आएगा, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नजर आएगा आपको। ये सारे के सारे आपको बैलेंस शीट के अंदर नजर आते हैं, दोनों की दोनों चीजें। उसके बाद आती है हमारी दूसरी असेट्स, जो भी बची हमारी असेट्स होती हैं, चाहे वो फिक्स असेट्स हो, चाहे वो करंट असेट्स हो, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, क्या हो गए? डेटर्स हो गए। इस तरह से जितने भी सारी हमारी एसेट्स होती हैं। अब मैंने इसको अलग अलग कलर से इसलिए लिखा क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ये अलग होने वाली है। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट होगी क्या? कैपिटल कहाँ जाएगा, WCR कहाँ जाएगा, IFR कहाँ जाएगा, PDD कहाँ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर कर चुके हैं या चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, तो काफी अंदाजा आपको ऑलरेडी होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी आइटम जो रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर जाएंगी और कौन कौन सी आइटम जो रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर नहीं जाएंगी। स्टार्टिंग से ले लेते हैं कौन कौन सी आइटम है। पहली लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या लिखा था हमने? कैपिटल। क्या लिखा था? कैपिटल। सर ये जो कैपिटल है, मैं बड़ा सा एरो लगा देता हूं, जो कैपिटल है ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। ये कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां जाएगी ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आता है WCR, IFR और PDD। अब WCR की बात आती है, सर नॉर्मल केसेस में WCR जो है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, अगर कोई भी केस नहीं होगा तो। अभी हम केसेस भी करने वाले हैं, और ये सीधा सीधा कहाँ आएगा? ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बढ़ जाएगा। फिर इसी के साथ में लिखा हुआ IFR, बड़े ध्यान सुनना, ये क्या होगा? सर ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर तो होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर तो होगा, बस वो सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, राइट साइड में। फिर ये डेबिट साइड में ट्रांसफर या पे ऑफ या कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही ये किसी भी तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ये सिर्फ एक ही बार आएगा, IFR रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एक सिंगल एंट्री के नाम से आएगा। फिर इसके बाद एक एंट्री आती है PDD की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी IFR की तरह ही काम करेगा। क्या करेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बस सिंगल एंट्री, ना तो ये डेबिट में आएगा, ना तो ये PCA के क्रेडिट साइड में बटने वाला है।
क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है आपको? ठीक है। फिर आती है आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज। अभी मैं इसको बता दूंगा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर आएगी। ठीक है। अब आ जाओ बैंक साइड में, जो मैंने आपको ब्लैक कलर से लिख करके दिया हुआ है। अब ये बैंक अकाउंट जो है एसेट साइड में, ये कहाँ पर आएगा सर? ये बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा? क्या ये भी रियलाइजेशन में आएगा? सर ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ये कहाँ पर जाएगा? अपने बैंक अकाउंट में। कहाँ पर जाएगा? बैंक अकाउंट में। क्या नाम से जाएगा? टू बैलेंस बीडी। क्या जाएगा? टू बैलेंस बीडी। अब आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पीएनएल लॉस हो गया, पीएनएल सस्पेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये इनका क्या करने वाले हैं सर? ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। हाँ, वो बाद में आएगा, बता रहा हूँ, अभी पूरे चैप्टर में, वो तो लास्ट में आएगा ना, आप पहले से मत पूछो इस चीज को। फिर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में अंदर, ये नहीं आने वाला। क्या? एक्यूमुलेटेड लॉस। ये कहां पर आएगा बताओ? वेरी नाइस। पीएसीआई में कहां पर आएगा? डेबिट साइड। कहां पर आएगा? डेबिट साइड। एक दो तीन अगर पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? ये डाउट क्लियर है? अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कैसे कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे डाउट्स हैं इसके अंदर कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं। मान लो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बड़े ध्यान समझना, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखी थी, कहाँ लिखी थी? लेफ्ट में लिखी है। कहाँ लिखी है? लेफ्ट में। ये सारी की सारी जो लेफ्ट में लिखने वाली आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, ओएल लिख दिया मैंने, ये सारी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? राइट साइड। कहाँ ट्रांसफर हो रही है? राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बाय बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बाय लोन, बाय में पार्टनर्स का रिलेटिव का लोन। रिलेटिव का लोन तो ज्यादातर किस में आता है बेटा? रिलेटिव का लोन मतलब कि यहाँ पर वाइफ का लोन होगा। ठीक है। ये भी क्या है हमारे लिए? आउटसाइड लाइबिलिटी। चाहे उसकी बहन का लोन हो, चाहे उसकी वाइफ का लोन हो, चाहे वो किसी का भी लोन हो, वो सारा का सारा किधर आएगा? बाय में। एक पॉइंट और रह गया, पार्टनर्स लोन। सर हमने यहाँ पर जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पार्टनर्स लोन नजर आएगा, ये कहाँ पर आएगा? तो मैं इसकी आपको ट्रीटमेंट ही बता देता हूँ। सर ये जो पार्टनर्स लोन है, लंबी सी लाइन क्लिक खींच लेते हैं। सर ये जो पार्टनर्स लोन है, ये भी रियलाइजेशन में नॉर्मल केस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री सीधी बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें तो कोई रियलाइजेशन है ही नहीं। अभी सारी जनरल एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे। ये कहां पर आएगा? सर ये पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे और ये क्रेडिट साइड में शो होगा किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है यहां तक? ये पार्टनर का जो लोन है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा अगर कोई स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। यहां तक समझ में आई बात? अब हमने ये सारी की सारी लाइबिलिटीज क्या कर ली? यहां पर ट्रांसफर। क्या कर ली? एंट्री ट्रांसफर। क्लियर है यहां तक ये बात? अब हमने ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर लिया। अब हम उठ करके वहां चलते हैं गुड एसेट्स की ओर। एसेट में एक चीज और लिख लेते हैं, गुडविल, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पर गुडविल की भी कोई ट्रीटमेंट होनी है, बट यहाँ पर गुडविल की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब ये सारी जितनी भी हमारी एसेट्स लिखी है, ये भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी? लिखी राइट साइड है, कहाँ ट्रांसफर होंगी? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जितनी भी लिख रहे हैं हम लोग, मान लो दो तीन लिख लेते हैं। टू गुडविल, कोई ट्रीटमेंट नहीं है गुडविल की। बाय प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, इसी तरह से हम लोग आइटम लिखेंगे, टू फर्नीचर। ठीक है। हमने क्या करा सर? पहले जो लाइबिलिटी साइड के अंदर सारी आइटम्स उनको जगह पर पहुंचा दिया। कैपिटल जो लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, WCR था वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, IFR था, IFR जो था रियलाइजेशन के कहाँ लिखना है? IFR कहाँ गया? IFR जो था रियलाइजेशन के सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा। ये रहा IFR जो है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। अभी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। बाय में IFR कर दी ट्रांसफर, मैंने एंट्री कर दी, लेकिन WCR को नहीं डाला यहाँ पर मैंने। और क्या डाल देता हूँ IFR के साथ में? सर IFR के साथ में यहाँ पर डालता हूँ प्रोविजन। प्रोविजन चाहे कोई भी हो, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन हो, कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो, वो किसी भी तरह का प्रोविजन हो, वो सारे प्रोविजन कहाँ पर आएंगे? रियलाइजेशन के बाय में। सिर्फ सिंगल एंट्री होगी, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये उठ करके डेबिट साइड में कभी भी पे ऑफ या किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी इसके अलावा। कितनी बात समझ में आई?
कैपिटल अकाउंट में WCR की एंट्री हमने कहाँ कर दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। IFR हमने कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन के बाय में। PDD कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन के बाय में। पार्टनर्स लोन कहाँ चला गया, अपने लोन अकाउंट के अंदर। और आउटसाइड लाइबिलिटी जितनी भी थी वो सारी मैंने क्या कर दी, ट्रांसफर। कहाँ पर, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आती है आपकी असेट्स की बारी। असेट्स के अंदर मैंने जितनी भी असेट्स थी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, वो सारे कहाँ डाल दिए, 2 में। सारी की सारी एंट्री ट्रांसफर कर दी। और ये बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस BD। और एक्यूमुलेटेड लॉस कहाँ जाएगा सर, ये रियलाइजेशन के अंदर नहीं आता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स की रेशियो में कोई रेशियो नहीं दी होती, ओल्ड और न्यू, सिर्फ एक ही तरह की जो भी रेशियो है उसमें बढ़ जाएगा। और अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो वो किसमें बटेगा, इक्वल। ठीक है, हमें पता ही है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री। क्या होगा ये, ट्रांसफर की एंट्री। बेसिक एंट्री जो हमने करनी थी वो हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब होता क्या है, जितनी भी आपने लाइबिलिटीज लिखी बाय में, जितनी भी एसेट्स आपने लिखी 2 में, ये तो हमने क्या करा, इसको तो हमने ट्रांसफर करा। अब हमें इनको बेचना भी तो जरूरी है। क्या करना जरूरी है, बेचना भी तो जरूरी है कि नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग ना सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आउटसाइड लाइबिलिटी, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना, फिर भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, वो पे ऑफ करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, पे ऑफ करनी पड़ेंगी, चाहे हमें बोले कोई चाहे ना बोले, लेकिन वो पे ऑफ करनी पड़ेंगी। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर करनी पड़ेंगी, बुक वैल्यू पर। यहां तक बात समझ में आती है। अब आ जाओ, हम इसको यहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं। मुझे लगा शायद ये दिखा नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसको फिर से बता देता हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट लाइबिलिटी, तो भी वो लाइबिलिटी क्या होगी, पे ऑफ होगी। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। इसका मतलब है जो भी वैल्यू बैलेंस शीट में दी होगी उस पर पे ऑफ होगी। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि किस तरह से जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी पे ऑफ होंगी इस तरफ। ये लाइबिलिटी हमारी बाय BOD, बाय EPF, बाय लोन, बाय पार्टनर्स, रिलेटिव्स लोन, है ना, बाय IFR, बाय PDD। यहाँ पर सारी की सारी जो लाइबिलिटी है वो केवल 2 नाम से आएंगी। किस किस नाम से आएंगी, या तो वो कोई हम पे ऑफ कर रहे हैं, कौन, फर्म पे कर देगी इसी को। अगर फर्म पे कर रही है लाइबिलिटी को तो वो कैसे पे करेगी, बैंक में। कैसे पे करेगी, बैंक से पे करेगी। किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी है, जैसे ये सारी की सारी BOD, EPF, लोन और पार्टनर्स रिलेटिव। लेकिन जो ये IFR और PDD लिखा हुआ है, इसको हम डेबिट साइड में नहीं लेकर के जाएंगे। आप गलती से भी इसको 2 में नहीं लेकर के जाओगे ना, पर ना तो ये पे ऑफ होगी। पे ऑफ क्या होते हैं, अब भाई रिजर्व तो हमने खुद के लिए बनाए हैं ना, प्रोविजन तो हमने खुद के लिए बनाए हैं ना, तो हमें बाहर वाले को थोड़ा पे करना है। तो 2 बैंक का मतलब होता है कि ये जो सारी लाइबिलिटी लिखी हुई है, बाय BOD, EPF, लोन, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, या जो भी क्रेडिटर्स भी नहीं लिखे, यहाँ पर हम क्रेडिटर्स भी लिख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या होंगे, 2 में पे ऑफ हो जाएंगे बैंक के नाम से। क्लियर है। अगर वो बैंक पे नहीं कर रहा या फर्म पे नहीं कर रही, तो इस केस में कौन पे कर सकता है, पार्टनर पे कर सकता है। तो अगर पार्टनर पे कर रहा तो क्या नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी लाइबिलिटी पे कर रहा है ब्रैकेट में वो लाइबिलिटी। क्लियर है, यहां तक ये बात क्लियर है, श्योर। और साथ ही साथ में बड़े ध्यान से समझना, अगर बैंक में पे हो रही है, क्या हो रहा है, अगर बैंक से कोई लाइबिलिटी पे हो रही है तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक लिखा हुआ है, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन। क्या लिखा जाएगा, है ना। इसकी एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। क्या बन रही है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है बैंक से लाइबिलिटी की, तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या होगा, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लाइबिलिटी। ये पता लग जाएगा कि लाइबिलिटी की पेमेंट करी है बैंक अकाउंट से। क्लियर है यहाँ तक ये बात। इसी तरह से ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। अगर बाहर हमें पे कर रहे हैं 2 बैंक, अगर कोई पार्टनर हमारी लाइबिलिटी पे कर रहा है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं भी है और कोई एक्सपेंस पे ऑफ हो रहे हैं, तो वो भी किससे पे ऑफ होंगे, बैंक से ही। यहाँ पर एक्सपेंस लिखना है आपको अलग से। एक्सपेंस भी किससे पे ऑफ होंगे, 2 बैंक से। किसी भी तरह की पेमेंट जाएगी डेबिट में जाएगी, और वो जाएगी 2 बैंक से। कितनी बात समझ में आई, समझ में आई बात। अब ये हमने क्या कर दी, सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी हमने सारी लाइबिलिटी पे ऑफ, जिसको जहां पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग
यहाँ पर पे करते हैं सारी पेमेंट रिसीव करते हैं एसेट्स की, ठीक है। अब मैं जो भी पेमेंट रिसीव करूंगा किसी बाहर वाली पार्टी से बैंक में बाय चेक या मेरे बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगी, बाय बैंक उस एसेट का नाम। अगर बाय बैंक से मैं रिसीव नहीं कर रहा तो या तो कोई मेरा पार्टनर भी तो लेके जा सकता है, पार्टनर को तो खुली छूट होती है कि भाई आप ये एसेट लेके जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा उस केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एसेट। क्लियर है, चेक से आएगा, ठीक है। और याद रखना हमेशा क्रॉस एंट्री होती है। अगर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय में लिखा है, इसका मतलब क्या, पार्टनर ने हमारी एसेट ले ली है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है। सर पार्टनर अगर हमारी एसेट ले लेगा तो हम जो हमारी फर्म है पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देगी, घटा देगी ना, तो ऑटोमेटिकली एंट्री क्रॉस चली जाएगी। क्या चली जाएगी, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं पहले आपको गेन और लॉस निकाल दूं। ये क्लियर हो गया सारा का सारा, श्योर क्लियर है यहां तक। अब यहां पर दोनों आइटम को प्लस करने वाले हैं हम लोग, दोनों तरफ की आइटम्स को। अगर क्रेडिट की आइटम ज्यादा है, क्या क्रेडिट की आइटम्स बड़ी है और डेबिट की आइटम छोटी है सारी की सारी, तो इस केस में क्या निकलने वाला आपका, टू गेन। क्या निकलने वाला है, टू गेन। और तीनों पार्टनर्स या दो पार्टनर जो भी होगा उसके अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डेबिट आइटम बड़ी है, क्या डेबिट आइटम्स क्या है सारी की सारी टोटल करके यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है, और क्रेडिट आइटम छोटी है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, लॉस। और ये भी क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। यहां तक कितनी बात समझ में आई आपको, समझ में आई एक बारी, क्लियर होगी सारी की सारी जो बता रहा हूं। अब मैं आपको साथ साथ ये बता देता हूं कि मैंने जो ऊपर एंट्री करी थी, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली है और ये एंट्री है, इसके अंदर ये सब चीजें कैसे आएंगी, ठीक है। अब यहां देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल लिखी हुई थी लाइबिलिटी साइड, वो आएगी किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो हमारा रियलाइजेशन के नाम से गेन निकला है वो आ जाएगा, किस नाम से आएगा, जो रियलाइजेशन में गेन आया वो है रियलाइजेशन के नाम से। क्लियर है यहाँ तक ये बात। उसके बाद क्या आएगा, सर मैंने बताया था WCR, जो रिजर्व होगा आपका वो बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में, जो भी रेशियो दी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में रियलाइजेशन में लॉस आता है तो वो आ जाएगा टू में, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस आप दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। अब यहाँ पर और क्या आइटम आ सकती है, जनरली क्या क्या आइटम आ सकती है, क्या WCR का लॉस नहीं होगा, वो बताता हूँ कैसे होगा। WCR का लॉस कभी नहीं होगा, रिजर्व का लॉस कैसे हो जाएगा, या तो वो खत्म ही हो जाएगा पूरा, WCR का नेगेटिव में नहीं आ सकता ना, ठीक है। और क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर, यहाँ देखो ऊपर देखो एसेट्स ले रहा है, तो वो हमेशा जो भी पार्टनर ले रहा है उसके डेबिट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए पार्टनर है, वो एसेट ले रहा है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, टू रियलाइजेशन, जो भी वो एसेट ले रहा है और ए में पैसा। क्लियर है, ठीक है। ये क्रॉस एंट्री बहुत जरूरी है। और इस तरह से कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बाय रियलाइजेशन, जो भी वो उसने लाइबिलिटी पे ऑफ करी है। फॉर एग्जांपल ये लाइबिलिटी भी ए ने ही पे ऑफ करी है, तो यहाँ पर एक अकाउंट में पैसा चढ़ा देंगे। क्लियर है यहाँ तक ये बात, कोई डाउट है इसके अंदर, कोई भी डाउट नहीं है। और जनरली अब क्या होता है कि जब हम इसको टोटल करते हैं तो ज़्यादातर केसेस के अंदर जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं उसका टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट आइटम्स होती हैं उसका टोटल कम होता है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं बैंक से। इसका मतलब होता है कि हम ये सारी की सारी जो इनका अमाउंट बन रहा है वो हम लोग कैश में पे कर रहे हैं, ये इसका बैलेंसिंग फिगर बनता है। क्या बनता है, ये इसका बैलेंसिंग फिगर। देखो टू बैंक का मतलब होता है कि फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, अमाउंट देगी, अमाउंट देगी। अमाउंट देने का मतलब क्या है कि फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक ये बात। अब एक चीज बताता हूँ, जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो क्या देखना है, यहाँ देखो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको टू बैंक नजर आया था, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर टू बैंक नजर आया था, पार्टनर्स कैपिटल में भी आपको टू बैंक नजर आ रहा है। तो हमेशा ना इसकी क्रॉस एंट्री चलती है, यही वेरीफाई करने का एक छोटा तरीका है, बेसिक मैक्सिमम के अंदर क्रॉस एंट्री चलती है। अब मैं बैंक अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। अब बैंक अकाउंट के अंदर सारी की सारी क्रॉस एंट्री आएंगी। आप बोलते हो सर ये बैंक अकाउंट कैसे बनाया, इसका अमाउंट कैसे आया, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो,
बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड आपको बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, असेट साइड बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, उस बैलेंस को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी लेफ्ट में एंट्री लिखी हुई थी बैंक के नाम से वो सारी राइट में ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे वो रियलाइजेशन की एंट्री क्यों ना हो। रियलाइजेशन की एंट्री को जो नाम से ट्रांसफर होगा वो होगा रियलाइजेशन लाइबिलिटी, ठीक है। क्रॉस एंट्री ट्रांसफर हुई, टू में लिखा था बैंक रियलाइजेशन के अंदर, और इसी तरह से एक एंट्री और है, ये वाली एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक के नाम से लिखी हुई है, ये भी ट्रांसफर होगी किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी इनके पास में पैसा जाएगा, हमारे पास से पैसा जाएगा इनके पास में जाएगा, ठीक है। फॉर्म के पास से तो पैसा जा ही रहा है ना, इसलिए बाय में आएगा, ठीक है। और एक चीज और थी, लाइबिलिटीज के साथ में हमने रियलाइजेशन में एक्सपेंस भी तो पे किया था। क्लियर है यहाँ तक ये बात कि मैंने इसको बाय में क्यों लिखा, क्योंकि जनरल एंट्री का रूल क्या कहता है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक है, रियलाइजेशन में टू बैंक है, तो बैंक में कहा आ जाएगी, बाय रियलाइजेशन। ये लेजर पोस्टिंग का बेसिक रूल है, अगर नहीं आता तो ये सीख लो, अदरवाइज आप फिर उसकी पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पर टू साइड में कौन सी वैल्यूज लिखनी है, जो बाय बैंक में आपको नजर आई होंगी। रियलाइजेशन में आपको बाय बैंक में वैल्यू नजर आई थी, बाय बैंक में आपको वो वैल्यू नजर आई थी जहां पर मैंने एसेट्स बेची थी ना। देखो राइट साइड से आपको यहाँ पर ट्रांसफर करनी है, राइट साइड में लिखी थी वो किस नाम से, टू रियलाइजेशन असेट्स के नाम से। और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैच। क्लियर है यहाँ तक ये बात, पूरा क्लियर हुआ कि कौन सी एंट्री कहाँ ट्रांसफर होती है, कौन सी एंट्री नहीं आती, कौन सी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, कौन सी एंट्री बैंक अकाउंट में आती है। क्लियर हुआ यहाँ पर, पहले सारी की सारी एंट्री हमने ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन के अंदर जो रियलाइजेशन में आनी है, और फिर उसको हमने बेचना है, सॉरी उसको हमने पे ऑफ करना, लाइबिलिटी है। और अगर कोई भी एसेट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। अच्छा इसमें एक पॉइंट छोटा सा मिस हो गया था, साथ साथ में कर लेते हैं असेट्स के बारे में। लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर से पहले नहीं होता था, इसलिए अब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज क्या होंगी, पे ऑफ हो जाएंगी टू बैंक के नाम से, अगर क्वेश्चन के बारे में नहीं दिया हुआ। और इफ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर वही की वही चीज असेट्स के साथ हो जाए, किसके साथ हो जाए, असेट्स के साथ हो जाए, तो क्या होगा। अगर मान लो टेंजिबल असेट्स है, पहले मुझे बताओ टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट बुक वैल्यू पे, नाइस, हमने ऑलरेडी पहले भी करा हुआ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट टेंजिबल एसेट्स, क्या, लैंड बिल्डिंग मशीनरी सारी क्या होती हैं, टेंजिबल, तो क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, जो भी दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो पहले आप बिल्डिंग उठा के ट्रांसफर करोगे टू में, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है प्लांट एंड मशीनरी, फॉर एग्जांपल ये ले लो। अब ये प्लांट एंड मशीनरी आपने टू में ट्रांसफर करी, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी कितने की बिक रही है। तो अब क्वेश्चन मानता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये जितने की बुक वैल्यू लिखी थी, मान लो 10,000 रुपए की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये 10,000 रुपए की बिक जाएगी एसेट्स, कहाँ पर, बाय बैंक के नाम से। क्लियर है ऑटोमेटिकली, लेकिन होनी चाहिए आपकी ये टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी की सारी। लेकिन व्हाट अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स, क्या होगा अगर आपका इनटेंजिबल एसेट्स लिखा हो। इनटेंजिबल का मतलब होगा फॉर एग्जांपल गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ज्यादातर गुडविल ही होता है। अगर गुडविल लिखा तो क्या होगा, सर गुडविल ट्रांसफर तो होगा टू में, यहाँ देखो टू में लिखा हुआ गुडविल ट्रांसफर तो होगा, लेकिन हम इसको बाय में बेचेंगे नहीं, हम इसको बाय में बेचेंगे नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। क्या, फिर क्या करना है, यहाँ पर टू में गुडविल लिख दिया मैंने, पहले उठा के सारी एसेट्स लेफ्ट में डालते हैं हम लोग, डेबिट साइड में डालते हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर बाय बैंक में भी डालते हैं ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है। लेकिन गुडविल में नहीं करना आपने, क्योंकि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल, वो सिर्फ यहाँ पर आ जाएगी टू में। अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो केवल कहाँ आ जाएगी, टू में, उसको यहाँ पर बेचना नहीं है। और अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ है, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर बेच देंगे, अगर क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। बोलेगा तो बहुत अच्छी बात है, जितने बार बोलेगा हम उतने बार बेचेंगे, नहीं बोलेगा तो हम उसकी बुक वैल्यू बेच देंगे। लेकिन गुडविल अगर वो बोलता नहीं है तो हम लोग उसको नहीं बेचेंगे।
अगर वो बोलता है किसी वैल्यू पर तो हम लोग बेच देंगे। क्लियर है यहाँ तक? भाई सब क्लियर है आपको भी? इसको हम बेचेंगे, तब भी बेचेंगे। तो हमारा लॉस है ना। फॉर एग्जांपल गुडविल है, जब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे होते हैं तो गुडविल कहाँ बिकती है, कौन लेके जाता है? बिजनेस तो बंद हो रहा है। गुडविल गुडविल तो जब तक काम करती है ना, जब बिजनेस चल रहा होता है। जब तो बिजनेस ही खत्म कर रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है बताओ? बिट्टू टिक्की वाले का हमने बिजनेस खत्म कर दिया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो शट डाउन ही कर दिया, तो किसको दी? थोड़ा जो उसकी हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन बोल रहा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? जब क्वेश्चन आएगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैं क्या कह रहा था। बट ये पॉइंट जितने मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेटा समझ में आ रही है? आप लोगों के लिए बना रहा हूँ सारी की सारी, ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं मैंने जो बताए? ये टेंजिबल एसेट्स का बताना क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बता दो उसके पॉइंट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट बताओ इसकी। एग्जाम्पल क्या होगा इंटेंजिबल का? और जैसे एक गुडविल हो गई, रेपुटेशन, और देख लो ना एक बारी, पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें हो गई। मुश्किल पड़ जाएगी ना एग्जाम्पल में, जब आता है ना फिर नहीं दिखता, फिर ऐसा लगता है कि खाली गुडविल की बात की गई थी। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको सारी समझ में आई कि क्या करना था हमने, इसके अंदर क्या हुआ? बेटा गुडविल आएगी तो सिर्फ ट्रांसफर करनी है, हर क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल के लिए। तो ट्रांसफर कहाँ होती है गुडविल? एसेट साइड में लिखी होती है बैलेंस शीट में, राइट साइड लिखी होती है। ट्रांसफर क्या होती है? रियलाइजेशन के टू में। ठीक है, और बेची कहाँ जाती है? रियलाइजेशन के बाय में। ऐसे जिगजैग चलती है ना। बस ट्रांसफर तो होगी, ट्रांसफर तो होनी है, उठा के हमने सारा कुछ डालना ही डालना है, लेकिन पे नहीं होगी, उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट कुछ नहीं आएगी इसकी। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग WCR के कुछ केसेस कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे WCR की। ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये दिखता कहाँ है आपको? कहाँ लिखा होता है भाई WCR? बताओ फटाफट से। बैलेंस शीट में। भाई साहब आप भी बता दो ना, बैलेंस शीट में कितना दे रखा? मान लो हम लोग यहाँ पर 10,000 पे ले लेते हैं, ठीक है, और इस बैलेंस शीट के अंदर फिर उसके केसेस दिए हुए हैं। मान लो केस नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो कोई भी WCL नहीं है। WCL का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, किसी भी तरह का क्लेम नहीं है। रिजर्व तो हम क्लेम के लिए बनाते हैं, कोई भी हमारे ऊपर क्लेम नहीं आया। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको ना यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं पहले आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेता हूँ, और थोड़ा सा मैनेज कर लेना, फटाफट से बनाना है। ठीक है, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला गया बट कोई बात नहीं। चलो, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो हमने सीधा सीधा क्या करना है, बाय WCR, और उसको बांट देना है पार्टनर्स में, A और B, दो पार्टनर से ले लेते हैं। कितना कितना बांट देंगे? 5,000 और 5,000। क्लियर है? अगर किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये तो हमारा था केस 1। अब चलते हैं केस 2 पर। केस 2 में क्या कहता है वो? चलो, केस 2 में क्या कहता है? सर केस 2 में अब यहाँ पर क्लेम आ जाएगा। क्लेम कितने का आ जाएगा? मान लो WCL का जो क्लेम है, यहाँ पर देख लो एक बार यार, 4,000 रुपये का क्लेम है। कितने का क्लेम है? 4,000 रुपये का। अब देखो क्वेश्चन में हम पहले यहाँ पर सारी की सारी ट्रांसफर कर लेते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी सारी ट्रांसफर होगी। उसके बाद
अगर WCL आपका दिया हुआ 10,000 रुपए का और आपका जो क्लेम है वो कितना है, यहाँ पर 4,000 रुपए का क्लेम है, तो इस केस में जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी बाय WCR ट्रा 4,000 रुपए। तो इस केस के अंदर आपका रियलाइजेशन के अंदर आएगा WCR, अदरवाइज विदाउट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर WCR आपका 4,000 रुपए का आएगा और वही 4,000 आपका क्लेम में जाएगा, किस नाम से, टू बैंक के नाम से, 4,000 रुपए। क्या होगा, हाँ, और बचा हुआ 6,000 क्या हो जाएगा सर, बचा हुआ 6,000 जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आई, ठीक है। ध्यान रखना जितना क्लेम दिया हुआ उतना ही जाएगा और ज्यादा आप WCR नहीं ले सकते हो। अगर तो आपका अगर जो क्लेम है केस नंबर 3, अगर आपका जो क्लेम है वो पूरा पूरा हो जाए, मान लो 10,000 रुपए का आपका क्लेम हो जाए, तो इस केस में क्या होगा सर, पूरा का पूरा 10,000 रुपए का रिजर्व अपन बाय में लिख देंगे रियलाइजेशन के, और टू में क्या हो जाएगा बैंक, कितना, कितने से, पूरे 10,000 रुपए से। यहां तक समझ में आई। और बाय WCR PCA में कुछ बचेगा ही नहीं, क्यों, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में, सारा रिजर्व तो कहाँ लग गया, क्लेम में लग गया। क्लियर है यहां तक। अगर कितना, ये 10,000 रुपये ना। अगर केस 4 की हम लोग बात करें, भैया क्लेम का तो पता नहीं ना, ज्यादा भी आ सकता है। अगर क्लेम आपका 12,000 रुपये आ गया, कितना आ गया, अगर आपका क्लेम 12,000 रुपये आ गया, तो इस केस में क्या करने वाले हो सर, इस केस में देखो WCR तो आप 10,000 ही उतारोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास WCR 10,000 ही पड़ा हुआ है, आप इससे ज्यादा उतार ही नहीं सकते हो। लेकिन जो फर्म के पास से जो पेमेंट जाएगी, क्लेम वाला क्या बोलेगा, जितने पास का रिजर्व है उतना ही दे दो, नहीं, क्लेम वाला क्या बोलेगा, भाई मुझे तो पूरा 12,000 रुपये चाहिए। और PCA में कहीं भी WCR कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक्सेस ही चला गया। इस केस में कहीं पर भी कुछ भी बटेगा ही नहीं, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा हमारे 2,000 रुपये का। कितनी बात समझ में आई, मतलब कितनी बात समझ में आई, सारी समझ में आई। आपको WCR पूरा क्लियर हो गया, चारों को चारों केसेस क्लियर हो गए। हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्लियर है, पक्का पक्का। अब देखो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं लोन अकाउंट की। लोन अकाउंट कैसे चलता है उसके केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर बैलेंस शीट बना लेता हूं मैं, छोटी सी शीट। बैलेंस शीट में लोन दो जगह लिखा जाता है, एक तो लायबिलिटी तरफ आपको कभी लोन नजर आएगा, और कभी आपको कहां नजर आएगा, एसेट की तरफ लोन नजर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर है, पार्टनर कौन है, ए, अगर यहाँ पर लायबिलिटी साइड ए लोन लिखा हुआ 10,000 रुपये, इसका क्या मतलब है, और अगर असेट साइड लिखा हुआ ए लोन, इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है। अगर ये लायबिलिटी साइड लिखा हुआ इसका क्या मतलब है, फर्म ने ए से लोन लिया, हाँ, यहाँ पर फर्म हैज टेकन लोन फ्रॉम ए, ठीक है। और एज लोन अगर यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है, वेरी नाइस, ए हैज टेकन या ए हैज रेज लोन फ्रॉम फर्म। यहां तक बात समझ में आई। ये आपको क्लियर हो गया कि लोन का अमाउंट कहां कहां पर आएगा, ठीक है। अब इसके केसेस शुरू करते हैं कि अगर आपको ये लायबिलिटी में नजर आता है तो ये कहां कहां पर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से हटा देता हूं। अब मैं सिर्फ उस लोन की बात करूंगा जो लायबिलिटीज में लिखा आएगा, ठीक है। असेट में लिखा हुआ लोन तो नॉर्मली ट्रीट करेंगे हम लोग, जैसे बाकी सारी एसेट्स को ट्रीट किया है, और वो लोन के अंदर भी हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलो माल, यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। हम केवल कौन से लोन की बात करेंगे, जो आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, लायबिलिटीज में, ठीक है। ये आपका क्या दी हुई है, बैलेंस शीट। हम लोग केस नंबर 1 की बात करते हैं। अगर केस नंबर 1 में किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, किसके बारे में, लोन के बारे में, ठीक है, तो लोन कैसे पे ऑफ हो, या हम लोग बात कर लेते हैं कोई केस नंबर 1 में, ए एग्रीड टू टेक 45,000 ऑफ लोन हिज फुल सेटलमेंट, या हम लोग बात करें कि फर्म, चलो पहले बेसिक कर लेते हैं, रुक जाओ, ये वाला नहीं करते, फर्म पे ऑफ पार्टनर्स लोन इन
कैश। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? बड़ा ही खतरनाक बन जाता है। तो शेप ले लूं क्या? ठीक है, इज लोन अकाउंट। सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं? बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस आएगा सर? ये जो बैलेंस लिखा हुआ 10,000 रुपये का, ये हमेशा आपके बाय में नजर आएगा। ऐसा ही होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ऐसा ही था। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्म पे ऑफ पार्टनर्स लोन इन कैश, तो पहले केस में क्या होने वाला है सर? ये टोटल पूरे का पूरा बैंक में चला जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा इसका 10,000 रुपये का लोन, जो कि जनरली आप करते आ रहे हो, और बैंक बैलेंस इक्वल हो जाएगा। केस नंबर 1 समझ में आई बात? केस नंबर 1 क्लियर हुआ? कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कहता है? केस नंबर 2 में कहता है कि अगर ए एग्री होता है, क्या? केस नंबर 2 में ए एग्री टू टेक कैश ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट। आज मैं सारी इंपॉर्टेंट एंट्री बता रहा हूँ, इससे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए स्मूथली। अब ए एग्री हो रहा है, 10,000 रुपये का लोन था, कहता है 8,000 रुपये में दे दो भाई। क्या दे दो? 8,000 रुपये में दे दो। तो भैया यहाँ पर 8,000 रुपये की पेमेंट कर दो। क्या कर दो यहाँ पर? बेटा इसको पीछे वाले बोलना, ये आपने नहीं करा होगा, ध्यान से कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर देंगे कितनी? 8,000 रुपये की। अब बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या हुआ? अब बताओ हमें, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट होगा, चाहे लॉस होगा, चाहे किधर भी बैलेंसिंग फिगर बचती है लोन अकाउंट के अंदर, वो हमेशा किससे पूरी होने वाली है? रियलाइजेशन से। किससे पूरी होने वाली है? कोई भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमेशा रियलाइजेशन से पूरी होगी। और यहाँ पर कितना बच रहा है? 2,000 पे। तो इसका मतलब है टू रियलाइजेशन, यहाँ पर लिखा है, रियलाइजेशन में कहाँ पर जाएगा? बाय में। कहाँ जाएगा ये? बाय में। बाय में 2,000 पे जाने का मतलब है कि ये प्रॉफिट शो कर रहा है। क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में जितनी भी आइटम लिखी है तो प्रॉफिट शो कर रहा है। तो सर हमें ये 2,000 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितनी बात समझ में आई? पूरी आई। अब इस केस को भी मैं हटा देता हूँ फटाफट से, और आपके सामने थर्ड केस दिखाता हूं मैं आपको। इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं नीचे करना, आई बता रहा हूं। इज लोन अकाउंट, ठीक है। तो आपने दूसरा केस भी देख लिया इसका। अब इसका केस नंबर 3 आता है। केस नंबर 3 में क्या होगा कि अब फुल सेटलमेंट हो रही है, जितने का लोन था उससे ज्यादा। ये क्या हो रहा है? केस नंबर 3 फुल सेटलमेंट हो रही है, कितने रुपए में? ए एग्री टू टेक कैश ₹12,000। 10,000 वाला लोन 12 में पे कर रहे हैं हम लोग, किसी वजह से, उसकी वजह नहीं लिखी है, इन फुल सेटलमेंट। आप मुझे बताओ ये हमें प्रॉफिट है या लॉस है? हमारी तरफ से बैंक कितना जाने वाला है? हमारी तरफ से बैंक कितना जाने वाला? 12,000। और हमें लॉस हो जाएगा वो कि किससे पूरा होने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट से। कितने रुपए से? 2,000 रुपए से। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। किधर जाएगा? ऊपर की ओर। बाय या टू, किस नाम से? टू एज लोन 2,000 रुपये। कहाँ पर है? रियलाइजेशन के नाम अकाउंट में। हमेशा ध्यान रखना, जिस अकाउंट से आइटम आती है उसी अकाउंट का नाम आता है। अब ये आइटम कहाँ से जा रही है? रियलाइजेशन वाली। सर एज लोन अकाउंट के नाम से, तो वहां पर एज लोन अकाउंट आएगा। ये कुछ स्पेशल एंट्रीज है जहां पर आपके लोन अकाउंट कहां पर शो होगा? रियलाइजेशन के अंदर। क्लियर है यहां तक? चलो अब फोर्थ केस में क्या कहता है कि अब ए तो कुछ फर्नीचर भी ले रहा है साथ में, और कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट में उसकी पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर ले लेता, ठीक है। ए एग्री टू टेक, फर्नीचर नहीं लेते यहां पर, स्टॉक ले लेते हैं। एग्री टू टेक स्टॉक फॉर ₹12,000
या स्टॉक का जो वर्थ है ना वो एक्चुअल में कितना है, स्टॉक का जो वर्थ है यहाँ पर फॉर रुपीज, स्टॉक ऑफ रुपीज 8,000, स्टॉक कितने का है, 8,000 रुपये का है इन फुल सेटलमेंट। वाओ, हमारा जो लोन वाला व्यक्ति है कितना बढ़िया है। आप मुझे बताओ 8,000 रुपये का जो स्टॉक लेगा तो हमें लॉस है या प्रॉफिट है फर्म को? हमने 10,000 रुपये देने थे उसको, लेकिन वो केवल हमारा 8,000 रुपये का फर्नीचर लेकर के जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर हमारा फर्नीचर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी लेके जाती है, हमारा फर्नीचर हमने एडजस्ट कर दिया अपने क्रेडिटर के साथ में, तो कोई भी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि उसमें कोई भी रियलाइजेशन का नाम नहीं आता है, याद रखना। लेकिन अगर हमारा फर्नीचर कोई ऐसा व्यक्ति लेके जा रहा है, हमारा पार्टनर लेके जा रहा है जिसने हमें लोन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं? हम तो पहले उसको बैंक में पैसा दे रहे थे, कैश में पैसा दे रहे थे, लेकिन अब उसको हम पैसा देंगे फर्नीचर में, अब सॉरी इसमें, अब हम उसको पैसा देंगे स्टॉक में। और स्टॉक कितने का दे दिया हमने? 8,000 रुपये का। तो एंट्री क्या होगी? टू रियलाइजेशन 8,000 रुपये। कितने की होगी टू रियलाइजेशन? 8,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक ये बात? एंट्री एक्चुअल में ऐसे बनती है, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एज लोन अकाउंट डेबिट टू, कि हमने 8,000 रुपये का लोन खत्म कर दिया, इसके बदले में हमने उसको फर्नीचर दे दिया, टू रियलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम ये बाहर किसी और को भेज देते फर्नीचर, तो एंट्री क्या आती? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट यहाँ पर हम किसको दे रहे हैं फर्नीचर, या हम किसको दे रहे हैं स्टॉक? लोन वाले को। लोन किससे लिया हमने? ए से। एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हम स्टॉक को ट्रांसफर करके उसकी आइडेंटिटी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हमें क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री किससे पूरी करेंगे? टू रियलाइजेशन। ये फिर से हमारी क्या बन गई? बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों के दोनों, बेटा 10,000 रुपये का हमने लोन पे करना है उसको, हम पकड़ा दिया हमने 8,000 रुपये का स्टॉक फुल सेटलमेंट में, तो फायदा नहीं होगा 2,000 रुपये का। लॉस बोला था क्या? प्रॉफिट है, सॉरी लॉस बोल दिया क्या मैंने? बेटा इस केस में प्रॉफिट होगा ना। 10,000 रुपये का जो लोन हमने किसी को पे ऑफ करना है, 10,000 रुपये की पेमेंट करनी है किसी को, और हमने 8,000 रुपये का स्टॉक देके चुपचाप बैठा दिया उसको, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? लॉस बोल रहा हूँ, फायदा होगा, ठीक है। और फिर से टू रियलाइजेशन में लिखी हुई आइटम रियलाइजेशन में जाकर कहाँ चली जाएंगी? बाय में, बाय एज लोन, बाय एज लोन, बाय एज लोन। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आया? टॉपिक समझ में आया आपको? अब क्या केस बनता है? अब केस बनता है कि हम ये कम में तो सेटलमेंट हो गई है, और कई बार हमारा ज्यादा स्टॉक भी तो चला जाता है। अगर हमारा ज्यादा स्टॉक चला गया, केस नंबर 5, ए एग्री हो गया किसमें? स्टॉक था हमारा कितने का? इतनी सुंदर हैंड राइटिंग क्यों आ रही है? 12,000 पे। किसमें? फुल सेटलमेंट। यहां पर लिख देता हूं फुल सेटलमेंट। तो इस केस में क्या होने वाला है? हमारे पास से हमारी जो रियलाइजेशन की जो स्टॉक है वो कितने का चला जाएगा? 12,000 रुपये का। इस केस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वो किधर पूरा होगा सर? वो पूरा होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 2,000। और ये रियलाइजेशन कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। किस नाम से? टू एज लोन 2,000 पे, बाय एज लोन 12,000 पे। क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें एक साथ फटाफट से? तो भाई साहब एक लास्ट केस और रह गया कि हमारा स्टॉक भी ले रहा है और बैलेंस में कैश भी ले रहा है। क्या कर रहा है ये? स्टॉक भी ले रहा है और बैलेंस में कैश भी ले रहा है। फिर खत्म कर दूंगा, इसमें क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं, ऐसे मुंह मत बनाओ। अब यहां पर देखो, ए एग्री हो रहा है स्टॉक भी लेने में। फॉर एग्जांपल ए एग्री हो गया, उसने क्या बोला? ए एग्री टू टेक स्टॉक कितने का? 6,000 रुपए का। कितने का ले रहा स्टॉक? 6,000 रुपए का। एंड बैलेंस इन कैश। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बैलेंस किस में लेके जाएगा? कैश में। तो यहां पर टू रियलाइजेशन में कितना लिखूंगा? 6,000। और बाकी बचा, उसने क्या बोला? कैश में या तो फिर बैंक में। बाकी बचा 4,000 रुपये। क्वेश्चन खत्म। कितनी बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एंट्री होती है उसकी क्रॉस एंट्री जरूर होगी, सिंगल एंट्री कभी नहीं आएगी अगर वो एडजस्टमेंट में दी हुई है तो। सिंगल एंट्री कौन सी हो रही है इसके अंदर? सिंगल पोस्टिंग कौन सी है? जो बैलेंस शीट में आइटम दी हुई है, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री आती है। लेकिन एडजस्टमेंट जितनी भी आइटम दी हुई है वो 2 जगह आएगी ही आएगी, वो ध्यान रखना, ठीक है। केसेस समझ में आ गए आपको? लोन के भी समझ में आ गए? सारी बात समझ में आ गई आपको?